हाय एवरीवन, कार्बोकेटायंस डील कर रहे थे हम लोग इस चैप्टर में और लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हम लोग देखे हुए थे। अब मान के चलो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा CH2 plus is stable than CH2 plus। ऑप्शंस होंगे मोर, लेस, इक्वली, डी कांट से नहीं कह सकते भाई क्या होगा। तो जरा बता दो अब कि क्या होने वाला है यहाँ। तो होगा क्या, देखो इसमें बेंजाइल कार्बोकेटायन है, जस्ट बगल में है यहाँ एरोमेटिक सिस्टम, तुरंत से रेजोनेंस हो जाएगा, मेसोमेरिक हो जाएगा यहाँ पे। इसमें जस्ट बगल में तो नहीं है एरोमेटिक सिस्टम, तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक वाला बात तो यहाँ होने से रहा नहीं होगा। एक पॉसिबिलिटी थोड़ा बहुत जो है वो है कि अल्फा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाए बस। लेकिन हम कहें कि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों है भाई, तो रेजोनेंस ही हमेशा बाजी मारता है, तो यह सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे भी देखना है, क्वेश्चन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है हम लोग को। थ्योरी समझ में आ जाए फिर क्वेश्चन देखो, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ से बात हो चुका था, वो भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि यदि सिस्टम कुछ ऐसा हो, ऐसा एक ऐसा सिस्टम है बेंजाइल कार्बोकेटायन का और दूसरा सिस्टम है डायरेक्ट फिनाइल कार्बोकेटायन का, और इन दोनों के स्टेबिलिटी की चर्चा की जाए, यदि इन दोनों के स्टेबिलिटी की चर्चा आपस में करें हम लोग फिनाइल कार्बोकेटायन और बेंजाइल कार्बोकेटायन में, तो फिर यहाँ कौन बाजी मारेगा, यहाँ किसे सपोर्ट करने वाले हो, किसको सपोर्ट करोगे यहाँ। इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा बताओ। तो साफ सा नज़र आ रहा है हम लोग को कि इसमें तो यहाँ रेजोनेंस करके कहानी पूरा हो जाएगा। इसमें क्या ही करने वाले हो, रेजोनेंस होगा क्या ऐसे सिस्टम में, नहीं होगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी का कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है स्टेबिलिटी का कि कैसे स्टेबल बनेगा नहीं बनेगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ तो रेजोनेंस पता चल भी रहा था, तो इसका मतलब हुआ कि यह जो बेंजाइल वाला कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा इससे, बेंजाइल कार्बोकेटायन ज़्यादा हो जाएगा स्टेबल इससे, दिस वन इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अब आ जाए हम लोग ऐसा केस, जब इस पे आए हैं तो इसको डील कर ही लेते हैं कि अब इसमें एक ई वाला सिस्टम दिया हुआ है, एक ऐसा यहाँ लगा दें, कुछ भी कोई ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो OCH3 लगा देते हैं। अब इसका पोजीशन केवल चेंज करते जाते हैं, प्लस यहाँ है, इसको यहाँ कर दें, फिर एक बार और चेंज कर दें इसको, या वो CH3 से ज़्यादा बेहतर है कोई सिंपल सा ग्रुप क्लोरीन वगैरह रख लें ऐसा। और इनके स्टेबिलिटी की चर्चा की जाए कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा, इसको देखो। तो ई तो एकदम न्यूड है, कुछ नहीं लगा हुआ है इसमें, कोई कवर करने वाला नहीं है, इसका सिंगल है।
इसमें एक क्लोरीन आया, अब क्लोरीन आया तो आ करके, और इसमें पारा पारा सेम हो गया ना, तो इसको यहाँ लगा देते हैं ऑर्थो पे ऐसा। इस सब में क्लोरीन आकर के जुड़ गया रिंग से। अब क्लोरीन आने से इसके लिए फ़ायदे की बात है कि नुकसान है, ज़रा उसको देखो। पहला बात याद रख लोगे कि क्लोरीन पे है तो 3 लोन पेयर, तो लोन पेयर के वजह से या मेसोमेरिक या रेजोनेंस शो कर सकता है। दूसरा बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका अधिक है कार्बन से, तो उस हिसाब से यह इंडक्टिव भी शो करेगा -I। ऐसे सिस्टम में रेजोनेंस होने का तो कोई सवाल है नहीं, ऐसे सिस्टम में रेजोनेंस होता ही नहीं है। मतलब कि यदि फिनाइल रिंग में डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो तो रेजोनेंस कैसे करोगे जी? इसको यहाँ करोगे, कहाँ करोगे, कैसे हो जाएगा? रेजोनेंस कहाँ से होगा? इसमें नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम में रेजोनेंस होगा ही नहीं जिसमें डायरेक्ट फिनाइल रिंग में पॉजिटिव चार्ज हो, केवल इंडक्टिव होगा। और इंडक्टिव का कहानी हम लोग जानते हैं कि इंडक्टिव इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इंडक्टिव इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, या डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस जितना कम हो इंडक्टिव इफेक्ट का पावर उतना ज़्यादा होता है, डिस्टेंस जितना ज़्यादा हो इंडक्टिव इफेक्ट का पावर उतना कम होता है। तो यहाँ ऑर्थो पे लगा हुआ है ग्रुप, इसके अगल बगल है ऑर्थो पे, यहाँ मेटा पे, यहाँ पारा पे। तो उस हिसाब से जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव ऑर्थो में लगेगा, उसके बाद मेटा में लगेगा और फिर पारा में लगेगा। तो यहाँ जो इंडक्टिव है वो तो उल्टा वाला ना है, -I है, और -I इफेक्ट है। मतलब यह इसके इलेक्ट्रॉन को यदि लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो और तो बढ़ेगा, क्योंकि कार्बोकेटायन में हम लोग पढ़े कि स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से आता है, विड्रॉइंग से नहीं आता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया है ऐसा। तो ऑर्थो वाला का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर सबसे ज़्यादा होगा, फिर मेटा और सबसे कम पारा। मतलब सबसे परेशान जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ का होगा, क्योंकि जस्ट बगल में, एक तो यहाँ प्लस और जस्ट बगल में खींचने वाला है, तुरंत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्लस चार्ज को और बढ़ाएगा। यहाँ चलो थोड़ा समय लगेगा, दूर है, यहाँ तो एकदम अपोजिट है, तो सबसे लेट से ये होगा। और इन सब में सबसे ज़्यादा रिलीफ तो फील ही करेगा कि इसमें कहीं क्लोरीन नहीं लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप नहीं है, ना ऑर्थो पे, ना मेटा पे, ना पारा पे, कहीं कुछ नहीं है। तो उस हिसाब से यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर को समझोगे तो दिस वन विल बी द मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय दिस, देन दिस एंड देन दिस। या उल्टा उल्टा कर दिए हम लगता है। ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद पारा वाला होगा ना, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है ऐसे ऐसा। इसके बाद स्टेबल होगा पारा वाला, ग्रुप दूर है इसीलिए ऐसा। फिर स्टेबल होगा मेटा वाला, और सबसे कम स्टेबल होगा ऑर्थो, सबसे कम स्टेबल होगा ऑर्थो ऐसा। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन लेने होने वाला ग्रुप नहीं है, उस सब में था तो इंडक्टिव के आधार पे था, और इंडक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जितना दूर होगा ग्रुप उतना कम परेशान करेगा उसको, और स्टेबिलिटी जो है उतना ही अधिक होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस फिनाइल कार्बोकेटायन की कहानी को हम लोग समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सब। इसी में यदि यहाँ अल्काइल ग्रुप होता, प्लस I इफेक्ट वाला ग्रुप होता, तब क्या करते हम लोग? जैसे मान लो ऐसे रहता, क्वेश्चन के थ्रू कर ले हम लोग। Which one is most stable? प्लस यहाँ D ड्यूटेरियम लगा हुआ है, यहाँ भी ड्यूटेरियम लगा हुआ है, और एक लास्ट, यहाँ लास्ट में भी ड्यूटेरियम लगा हुआ है। और क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है?
तो ड्यूटेरियम लगा करके रखा है, मतलब समझ रहे हो किस तरफ ले जाना चाह रहा है, इंडक्टिव की तरफ, इंडक्टिव की तरफ ले जाना चाह रहा है। ड्यूटेरियम का इंडक्टिव हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत भी सही, इलेक्ट्रॉन तो देगा ही ऐसा। और यहाँ चूँकि फिर से इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, और चूँकि इस बार जो इंडक्टिव है फेवर में है, प्लस आई है ऐसा। तो इस केस में जस्ट बगल में है प्लस आई वाला, प्लस चार्ज इसका थोड़ा डोमिनेट करेगा, मतलब डोमिनेट करेगा बोल रहे थोड़ा कम होगा, इसका थोड़ा समय लगेगा, इसको और भी लगेगा। तो यहाँ मोस्ट स्टेबल हो जाएगा दिस वन बी। अब नेक्स्ट आते हैं इस बेंजाइल में, इसको कर लेते हैं, नोट करते जाओगे इन क्वेश्चंस को। चलो जरा ध्यान से देखोगे अब। एक नॉर्मल सा बेंजाइल कार्बोकेटायन लेते हैं, फिर बेंजाइल कार्बोकेटायन, और यहाँ रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ देते हैं, और एक केस लिया जाए जिसमें रिंग में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हैं। और अब इनके स्टेबिलिटी की चर्चा की जाए। एक सिंपल सा बेंजाइल कार्बोकेटायन हुआ, एक केस में हमने एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल दिया, और एक केस में एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डाल दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग के आधार पे समझेंगे तो अब तो इसमें कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला ज़्यादा होता है, हम लोग जान रहे हैं, ये फिर मिडिल में आएगा, और सबसे कम स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाला। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, मेन रहस्य तो वहाँ छुपा हुआ है, मेन रहस्य जो है वहाँ छुपा हुआ है। ऐसे सिंपल इसको देखोगे तो एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग ग्रुप हम लोग लेकर के चलें तो CH2+, इसमें कहीं डाल दो NO2, ठीक, NO2 डाल दो ऐसा। और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में जो सिंपलेस्ट जो हम लोग को समझ में आ रहा है, सिंपल सा बात है, वो कोई अल्काइल समझ में आ रहा है तो अल्काइल डाल दो। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ ज़्यादा स्टेबल, फ्री और फिर ई ऐसा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ही अलग अलग तरह के हों, अलग अलग पोजीशंस पे हों, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में भी अलग अलग तरह के हों, अलग अलग पोजीशंस पे हों, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके स्टेबिलिटी पे, उससे हम लोग डील करेंगे बस। तो आगे अब कंटिन्यू करते हैं इसे। तो मान लो कुछ इस तरह से हो, दो केस हम लोग लेते हैं। उसके बाद CH2+, CH3, फिर CH2+, CH3, और एक यहाँ से CH2+, CH3। अगला केस CH2+, और यहाँ OCH3। फिर से पोजीशन को चेंज करते चलें, CH2+, OCH3,
और एक लास्ट CH2 प्लस OCH3। और इनके स्टेबिलिटी की चर्चा करें हम लोग, कौन किस में ज़्यादा स्टेबल होगा। मार्क कर देते हैं सबसे पहले कुछ ABC करके, इसे A मान लो, B मान लो, C मान लो, D मान लो, इसे भी A B C D। और ये दो प्रश्न हम लोग के पास है, इन दोनों में कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी की चर्चा करना है। तो देखो यहाँ अल्काइल है, यहाँ अल्कोक्सी है, अल्काइल अल्कोक्सी। यह जो अल्काइल ग्रुप है, इस अल्काइल ग्रुप में हम लोग जानते हैं कि दो ही चीज़ हो सकता है, इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसके लिए दोनों पॉजिटिव है, +I प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों। तो इसमें से हम लोग इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन को मिला करके यदि देखेंगे, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन को मिला करके, तो इंडक्टिव सबसे ज़्यादा होगा इस ऑर्थो के लिए, क्योंकि सबसे नज़दीक हुआ ना, उसके बाद मेटा के लिए, और उसके बाद पारा के लिए। मेटा में हम लोग जानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस होता नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि केवल +I होगा, इसमें दोनों होगा, +I भी होगा +H भी होगा। मेटा वाले हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस कभी भी शो नहीं करते हैं, इतना याद रखोगे। वो रेजोनेंस बनाने के बाद पता चल जाता है क्यों नहीं शो करते हैं, बस इतना सा बात फिलहाल याद रख लेना है। और नहीं तो जानना चाहते हो क्यों है, तो थोड़ा सा बना करके हम लोग चेक ही कर ले कि देखोगे ज़रा ध्यान से, थोड़ा सा दिखा देते हैं बना करके। ऑर्थो वाले का सबसे पहले ले, देखो यहाँ CH3 लगा हुआ है ना, ऐसे, तो क्या करोगे, इसको यहाँ करोगे, E यहाँ करोगे, तो उसका प्लस डायरेक्ट हट जाएगा, देखोगे यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CH प्लस, ठीक, इसका प्लस हट गया। अब यही ग्रुप यदि मेटा पे होगा तो कैसे होगा, सो देखो तो ज़रा, ऐसा ऐसा ऐसा, CH2 पे प्लस, मेटा पे इस बार लगा के रखे हैं ऐसा। तो यहाँ कैसे करोगे, मान के चलो तुम इसे यहाँ करते हो, तो फिर इसे कहाँ करोगे, कहाँ करोगे इसको तुम, है इसे तुम यहाँ करोगे, गड़बड़ हो जाएगा, लगातार आ जाएगा ना, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो नहीं चलेगा। तो इसमें होगा ही नहीं डायरेक्ट, यहाँ तो देखो ना डायरेक्ट ही अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ चला गया, प्लस चार्ज इसका खत्म हो गया। मेटा में सिचुएशन आ ही नहीं रहा है। चलो बहुत करोगे तो ऐसे करोगे कि ये हम यहाँ किए तो इसको उठा करके यहाँ कर दिए, ये यहाँ कर दिए, तो फिर इसको यहाँ करना होगा तुम्हें, इसके पास डबल बॉन्ड लाना है ना, यहाँ डबल बॉन्ड लाना है, जो किसी भी हाल में नहीं आएगा इसमें। तो मेटा पे कभी हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस काम नहीं करता है, इतना याद रख लेना। उसमें एक ही चीज़ काम करता है और वो है केवल इंडक्टिव, चाहे प्लस हो या माइनस हो, जो भी हो। तो ऑर्थो और पारा पे ऑपरेट होगा, मेटा पे नहीं होगा। तो अब यहाँ यदि स्टेबिलिटी की चर्चा करें हम लोग, तो इसमें इंडक्टिव हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों हुआ, इसमें भी इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों हुआ। तो सबसे पहले इन दोनों का स्टेबिलिटी तो ज़्यादा होने वाला है, किससे, सी से, क्योंकि इसमें केवल इंडक्टिव है, और सी ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, ए से। तो अभी तक जो बात हम लोग को समझ में आ रहा है इसमें, वो है कि ए सबसे कम, इससे ज़्यादा सी, और इससे ज़्यादा ही ए और बी और डी में कोई होगा। अब बी और डी में ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, तो देखो बी और डी दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन इक्वली होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, ऑर्थो पर भी उतना ही होगा, पारा पे भी उतना ही होगा, लेकिन इंडक्टिव ऑर्थो में ज़्यादा होगा, काहे कि इंडक्टिव तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ इंडक्टिव ज़्यादा हुआ इसके इंडक्टिव से, हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों जगह बराबर था, तो उस हिसाब से देखोगे तो ये बी भारी पड़ेगा। तो बी विल बी द मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाई डी, देन सी, एंड ए विल बी द लीस्ट स्टेबल। तो ई आया यहाँ पे ऑर्डर ऐसा, बी डी सी ए। देखो एकदम दिमाग में चीज़ों को बैठाना होगा, सोचना होगा तब, नहीं तो कन्फ्यूज ही रह जाओगे हमेशा।
पता ही नहीं चल पाएगा कि किस आधार पे स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे तब। अब आते हैं इस जगह पे। तो इस जगह पे आओगे तो देखो यहाँ समस्या क्या है कि यह जो अल्कोक्सी ग्रुप है इसके पास दो चीज़ है, एक है +m या +r और दूसरा है -i, +r -i, +r और -i। इस केस में अभी जो सिचुएशन है तो उसमें +r डोमिनेट करेगा -i पे। कहने का मतलब कि रेजोनेंस डोमिनेट करेगा इंडक्टिव पे। और वजह इसका हुआ कि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, तो एक ही पीरियड वाले एलिमेंट रहे। कार्बन भी सेकेंड पीरियड का है, ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का है, साइज लगभग सेम होगा। तो उस वजह से जब रेजोनेंस होगा यहाँ ऐसे करके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा तो फिर इसके ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगा, मतलब रेजोनेंस यहाँ ज़्यादा प्रभावकारी होगा ऐसा। तो यहाँ +r -i, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, अभी समझा है, मेटा में नहीं होता है। तो यहाँ केवल -i, यहाँ भी +r -i, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, ना +r होगा ना -i होगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बताओ। तो देखो सबसे पहला बात, इन तीनों में ज़रा सोचो, इन तीनों में क्या होगा सोचो। तो इसमें से C सबसे कम होगा क्योंकि C केवल -i शो कर रहा है, C सबसे कम होगा अभी के हिसाब से। इन तीनों की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद यदि B और D में देखें तो B और D में रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों हो रहा है। रेजोनेंस तो दोनों में इक्वली होगा लेकिन इंडक्टिव ज़्यादा होगा ऑर्थो में। तो इंडक्टिव ऑर्थो में जो ज़्यादा होगा तो -i ना ज़्यादा होगा, और -i होगा मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना उल्टा, प्लस चार्ज को बढ़ा देगा इसमें। तो यहाँ इंडक्टिव इसको लॉस करेगा, यहाँ इंडक्टिव फ़ायदा किया था क्योंकि यहाँ इंडक्टिव +i था और यहाँ इंडक्टिव -i आ गया। तो इस केस में जो है यहाँ ऑर्थो वाला का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा पारा से, मतलब कि D यहाँ ज़्यादा स्टेबल होने वाला है B से। अब चर्चा करें इस A की। तो देखो A जो है B और D से तो कम स्टेबल होगा क्योंकि B और D में रेजोनेंस की वजह से प्लस चार्ज हट रहा है, इसमें नहीं हट रहा है। अब यदि A और C को कंपेयर करें तो C का तो देने वाला काम ही नहीं है यहाँ इस ग्रुप का, बस खाली ले रहा है, और यहाँ ना लेने वाला ना देने वाला है, तो A तो C से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ऑर्डर कुछ ऐसा होना होगा। तो यहाँ ऑर्डर हो गया D B A C मिला करके। बार बार हम कह रहे हैं कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार इसको हम फिर से ज़रा रिकैप करते हैं कंपेयर करके तो समझ में आ जाएगा। यहाँ बेंजीन रिंग में अल्काइल है, यहाँ अल्कोक्सी है। अल्काइल अल्कोक्सी में क्या अंतर है कि अल्काइल में +i होता है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज जस्ट लाइक रेजोनेंस। यहाँ जो अल्कोक्सी है उसमें +r और -i, मतलब अल्काइल किसी भी रूप से इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, किसी भी रूप से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही होगा। लेकिन जो अल्कोक्सी है वो ऐसा नहीं होगा, वो यदि एक रूप से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो फिर दूसरे तरीके से इलेक्ट्रॉन लेगा भी, ठीक है, दूसरे तरीके से इलेक्ट्रॉन लेगा भी। तो इसमें हम लोग चूंकि केवल इलेक्ट्रॉन देने का नेचर देखना है, तो देने में फिर इंडक्टिव के आधार पे हम लोग देखते हैं कि जितना नज़दीक होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, दूर होगा तो कम देगा। तो उस हिसाब से ऑर्थो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों है और सबसे नज़दीक भी है। इसमें मेटा में तो है नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन, केवल एक ही चीज़ है, तो ये तो सबसे कम हो जाएगा, ये तो सबसे कम हो जाएगा इन तीनों की बात करें तो। और इसमें दोनों है लेकिन चूंकि इंडक्टिव इसमें कम होगा ऑर्थो की तुलना में, तो ये ऑर्थो से कम स्टेबल होगा। और यहाँ तो कुछ था ही नहीं थी, तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा बात उल्टा है कि यहाँ इंडक्टिव के आधार पे हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव लग रहा है किसमें, ऑर्थो में, फिर मेटा में, और सबसे कम पारा में। रेजोनेंस देखेंगे तो इसमें रेजोनेंस है, इसमें नहीं है, इसमें है, और रेजोनेंस दोनों में बराबर है। तो फिर इंडक्टिव जिसमें कम होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इंडक्टिव सबसे कम D में, फिर B में, क्या कि C में रेजोनेंस नहीं है तो ये तो वैसे ही कम हो जाएगा, और C तो A से भी कम स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ E ग्रुप जो है ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा। इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो उससे तो खराब हुआ ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का होना ऐसा।
तो इस आधार पे जो है यहाँ स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया है। काफ़ी अच्छे से थोड़ा समझोगे इस कंसेप्ट को, बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यह सबका सब, और बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो नोट कर लोगे इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और 1-2 लेक्चर और चलेगा इसके स्टेबिलिटी पे, फिर कार्बन आयन में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।